देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हर मास का अपना फील्ड होता है, यहां से स्टार्ट हुआ था। सराउंडिंग में कुछ इंटेंसिटी होती है, पॉइंट पी है तो यहाँ पर फील्ड आएगा, है ना, टुवर्ड्स द मास Gm/r², r कैप नेगेटिव। तो सराउंडिंग स्पेस जो उसका फील्ड है, और फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि फील्ड का इफेक्ट है ना, फील्ड का इफेक्ट है, फील्ड की वजह से फोर्स आता है। फील्ड में अगर कोई मास आ जाएगा तो फिर फोर्स लगेगा उसके ऊपर। एक और इफेक्ट आज देखेंगे, पोटेंशियल। ये भी फील्ड से ही आता है, फील्ड अगर नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा, ये फील्ड का ही इफेक्ट है। कहते हैं कि सपोज ये मास है m है, और इस सराउंडिंग में सपोज इस मास अगर और ये पॉइंट है, इसके सराउंडिंग में फील्ड होगा, इसका ऐसा फील्ड माना जाता है। अगर तुम देखोगे ना किसी पॉइंट पर फील्ड कैसा होगा, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे। किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखा तो फील्ड इधर आया, इस पॉइंट पर देखा तो इधर फील्ड आया, इस पॉइंट पर देखेंगे इधर आएगा, इस पॉइंट पर देखेंगे इधर आएगा, इस पॉइंट पर देखेंगे इस तरफ आएगा। तो फील्ड अगर है तो पोटेंशियल आ जाता है। देखो इसको तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो कि सपोज ये कर जाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल यही होता है ना। समझ में आई क्या ये बात? कैंडल का एग्जांपल समझ में आया क्या? सर यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब एनर्जी से है। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बताऊंगा। पोटेंशियल के बारे में मत सोचो अभी तुम, सिर्फ मेरे को बताओ टेम्परेचर जैसी कुछ समझ में आई क्या? यस सर। है ना, यस सर। कैंडल है, कैंडल से हीट फ्लो, हीट रेडिएशंस आएंगी, तो किसी आसपास कैंडल के सराउंडिंग का टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हीट। अगर सपोज कि कैंडल से हीट, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी यहाँ पर है, तो पॉइंट पी इसके फील्ड के बाहर है। फील्ड के बाहर मतलब यहाँ से कोई हीट रेडिएशन पॉइंट पी पर पहुंच ही नहीं पा रही है, कोई रेडिएशन जा ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट पी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वहां पर कोई टेम्परेचर होगा ही नहीं। ड्यू टू दिस कैंडल पॉइंट पी पर कोई टेम्परेचर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही मास भी कुछ शो करता है ना। पोटेंशियल थोड़ा सा ना, तुम टेम्परेचर का एग्जांपल इसलिए क्योंकि ये बहुत फैमिलियर है, तुम इस टेम्परेचर से शायद रोज फील करते हो। आज ठंड है, आज गर्मी है ना, ये सब चीज रोज फील करते हो। ये गर्म चाय, आइसक्रीम है, ठंडी है, तुम्हें बहुत ज्यादा फैमिलियर हो टेम्परेचर टर्म से। ऐसे ही पोटेंशियल भी है, वैसा ही कुछ है ये भी। उसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर को अगर हम टेक्निकली बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं थर्मल पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है ना, ये पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हीट रेडिएशंस की वजह से जो आया है, दैट इज थर्मल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से किसी पॉइंट पर, पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर आएगा पोटेंशियल, तो उस पॉइंट पी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। थोड़ा सा रिलेट करके देखो कि टेम्परेचर जैसी कोई चीज है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि हम उसको फील कर, सेंस कर सके, उसको सेंस कर लें हम, ऐसा तो नहीं है। इसको सेंस कर, हमारे सेंसेस जो है ना, उसमें टेम्परेचर को हम सेंस कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को सेंस नहीं कर सकते। एक तरह से हमारे सेंसेस में काउंट नहीं होता ये इफेक्ट। तो पर है कुछ ऐसा ही। किस वजह से आता है, किस वजह से आता है ये बोलो। क्या समझ में आया कि हीट अगर है ना तो टेम्परेचर आता है किसी पॉइंट पर। टेम्परेचर, हीट रेडिएशन फ्लो करके आ गई कहीं से किसी पॉइंट पर, या किसी बॉडी को तुमने हीट अगर दे दी तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ऐसे ही मास के सराउंडिंग में फील्ड आता है, और उस फील्ड का इफेक्ट जो है दैट इज टेम्परेचर। ऐसे फोर्स भी हमने यही बताया था कि किस मास के सराउंडिंग में फील्ड है, और उस फील्ड में कोई मास अगर आ जाएगा तो उस मास पर फोर्स लगेगा। ऐसे ही मास के सराउंडिंग में फील्ड, जो फील्ड का इफेक्ट ये भी है कि टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये एक मास है, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल किस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा। तो एक बात तो हम ऑब्वियस यहाँ से क्लियर कर सकते हो कि सपोज ये एक ये फील्ड है सपोज, और पॉइंट क्यू यहाँ पर है।
इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट Q इज 0। अगर फील्ड मतलब पॉइंट Q इज आउटसाइड द फील्ड, फील्ड के बाहर है और ये आइसोलेटेड मास कोई रखा हुआ है और कोई मास नहीं है आसपास, तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q इज आल्सो 0। पोटेंशियल एट पॉइंट Q इज आल्सो 0, वो भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये फील्ड का इफेक्ट है, फील्ड की वजह से आता है। कैलकुलेट हम करना चाहते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ उसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Gravitational potential at a point due to a mass or system of masses. System of masses is, देखो इसकी डेफिनेशन है, is the negative of the work done by gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स में पता है ना क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ब्रिंगिंग ए यूनिट मास। यूनिट मास पता है ना क्या होता है? यूनिट मास क्या होगा? यूनिट मास ग्रेविटेशनल फोर्स in bringing a unit mass। अब यूनिट मास पर जो फोर्स लगे क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास पर जो फोर्स लगे क्या बोलेंगे उसको? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली में हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हम इसे ऐसे इंक्लूड करेंगे, लास्ट में लिखूंगा भी मैं यही कि ये इट इज अ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इटसेल्फ इज ए फोर्स पर यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने यहाँ यूनिट मास लिखा है, इसका मतलब वैसे फोर्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ फोर्स, अल्टीमेटली फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास, इट मींस मैं लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना? ये लिख दिया मैंने। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास कहां से लेके आना है? फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड, फील्ड के बाहर से लेके आना है। मास के सराउंडिंग फील्ड जो भी है ना, उसको फील्ड से बाहर से लेके आओ, मतलब फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम infinity to that point। जिस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी से क्या मतलब था हमारा? फ्रॉम इन्फिनिटी से मतलब था जहां फील्ड जीरो हो, आउटसाइड द फील्ड जाकर के तुम लोग ऐसा मानते हैं हम कि इनवर्स रिलेशन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में। देखोगे कि डिस्टेंस जो हमेशा डिनोमिनेटर में आया है, तो अगर डिस्टेंस हमेशा डिनोमिनेटर में आया है तो ये हमेशा इन्फिनिटी पर जाके जीरो होगा, पहले जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? देखो अब इसको कैलकुलेट कैसे, एक और डेफिनेशन है इसकी, पहले मैं समझा देता हूँ उसको थोड़ा सा। देखो ये मास है, मास m, और सपोज ये पॉइंट इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। इस मास m की वजह से पॉइंट p ये हो गया। पॉइंट p का वेक्टर r ये होगा ना, वेक्टर r ड्रॉ करेंगे पॉइंट p के लिए, ये पॉइंट p है।
ये वेक्टर आर है, पॉइंट पी के लिए वेक्टर आर। उस पॉइंट पी का पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दिस मास। तो हमने कहा था कि तुम इन्फिनिटी पर चले जाओ, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से यूनिट मास लेके आओ, यूनिट मास यहाँ पर है। इन्फिनिटी से मेरा मतलब है जहां पर फील्ड की वैल्यू 0 है, इस मास के फील्ड से बाहर चले जाओ, वहां से इसको लेकर के आओ, वहां से उसको लेकर के आओ, और तुम्हें लेके आना है। जब तुम लेके आओगे ना, तो उसके ऊपर इस मास का फील्ड है ना, वो फोर्स लगाएगा। जैसे ये यूनिट मास है, ये तुम यहाँ इसका फील्ड मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक इफेक्ट है, यहाँ तक इफेक्ट है इसका, इस मास का फील्ड यहाँ तक है। जब यूनिट मास यहाँ पर होगा, जब यूनिट मास यहाँ पर होगा, तो फोर्स कितना लगेगा भाई, कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? 0 0 फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मैं लेके आऊँ, इस फील्ड तक लेके आऊँ, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना होगा? कोई वर्क नहीं होगा, बिकॉज फोर्स इज 0, तो वर्क डन भी 0 होगा। अल्टीमेटली बात ये आती है कि अगर जैसी फील्ड में एंटर करेंगे ना, जैसी फील्ड में एंटर करोगे, जैसी फील्ड में एंटर करेगा मास, तो उसके ऊपर ये मास फोर्स लगाएगा उस यूनिट मास के ऊपर, और फिर उसके बाद उस फोर्स का जो वर्क डन है वहां से फील्ड में एंटर करने के बाद से और पॉइंट पी तक आने में जो वर्क होगा, वो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट का आ रहेगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये ऐसे आएगा। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर था पॉइंट ए पर या बी पर मान लेते हैं, यहाँ पहुंचा था पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए जो है वो डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस दूर है। तो पॉइंट ए पर जब वो है मास, यूनिट मास यहाँ पर है, उस टाइम फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा बताओगे जरा, एक्स डिस्टेंस पर है पॉइंट मास है। फोर्स ये इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज दिस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट मास इज इंटेंसिटी इटसेल्फ। तो E एट पॉइंट ए तुम क्या लिखोगे? gm/x² माइनस एक्स कैप, है ना, एक्स कैप तो इधर है, माइनस एक्स कैप। तो इसको ए से बी पर लेके आते हैं, पॉइंट बी है, ए से बी पर लेके आएंगे, पॉइंट बी है। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, इंटेंसिटी इटसेल्फ इज अ फोर्स, तो ये फोर्स जो है वेरिएबल है, कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, इसका वर्क डन। तो फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स ये फोर्स कितना, फोर्स यूनिट मास का फोर्स, यूनिट मास है ना, तो इंटेंसिटी आ गई। तो इस पॉइंट पर जो यूनिट मास है, ये यूनिट मास है हमारा, यूनिट मास। इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, जी एम उसके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1/x² माइनस एक्स कैप, यही होगा ना। यस सर, ये फोर्स आ गया। अब उसको ए से बी पर लेके आए हैं, उसको ए से बी पर लेके आए हैं, वर्क डन लिखते हैं उसका। तो वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स का वर्क क्या होता है, वेरिएबल फोर्स का वर्क क्या होता है, F.ds इंटीग्रेशन, एफ डॉट dx ले, क्योंकि x और dx चल रहा है, एफ डॉट dx इंटीग्रेशन लेते हैं, ये वर्क डन आ गया। तो ये वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू, फोर्स लिख लें क्या, एंगल देखो, एंगल कितना है, फोर्स किस साइड है, फोर्स की डायरेक्शन है माइनस एक्स कैप, माइनस एक्स कैप, फोर्स इस तरफ है। और अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इसके रेफरेंस में देखी जाती है, मास m के रिस्पेक्ट में, दैट इज टुवर्ड्स राइट, वो एक्स कैप के अलॉन्ग होगी। तो dx की डायरेक्शन एक्स कैप होगी, ठीक है ना, dx की डायरेक्शन एक्स कैप होगी, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स कैप। दोनों में एंगल कितना हो गया, एंगल 180, एफ डी एक्स कॉस 180, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, एफ की वैल्यू gm/x², क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने हटाई दी, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर मैंने हटा दिया, एंगल यहाँ पुट कर दिया, डायरेक्शन कुछ आएगी नहीं, gm/x² इज द फोर्स, dx इज द डिस्प्लेसमेंट, cos 180 इज -1। इंटीग्रेशन कहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी से लेके आए थे। इन्फिनिटी से कहाँ तक का वर्क चाहिए मुझे, एक्स की लिमिट लगानी पड़ेगी ना, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम, हम तो चलते हुए आए थे भाई, इन्फिनिटी से चल के आए थे हम लोग, इन्फिनिटी से चल करके आए थे, और कहाँ तक आना है, पॉइंट पी तक आना है, पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस आर। तो इन्फिनिटी से आर पर हम आना चाहते हैं, इन्फिनिटी से आर पर, इन्फिनिटी से आर, तो माइनस बाहर आ जाता है, वर्क डन, वर्क डन
माइनस बाहर आ गया, जीएम भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x पावर -2 dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x पावर -2 का x पावर -1 इंटीग्रेट करेंगे तो +1 कर पावर में ऐड कर देते हैं, दैट इज पावर इज -1, उसी से डिवाइड कर देंगे, x पावर -1 बाय -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। वर्क डन इज इक्वल टू -gm, x पावर -1 उसको 1 बाय x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, -gm, अपर लिमिट इज 1 बाय r minus lower limit 1 by infinity. 1 by infinity is 1 by infinity. This term is 0 minus gm by r. ये वर्क डन आ गया, किसका वर्क डन आया भाई, किसका वर्क डन आया, दिस इज द वर्क डन बाय, दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स। सही, पॉजिटिव जीएम बाय आर नहीं होगा पॉजिटिव कैसे हो गया, यस सर। सर, वो उसका माइनस तो पॉजिटिव किया ही नहीं आगे, 1 अपॉन एक्स के पास जो एक हाँ। और माइनस था ना। ठीक है, अब ठीक है, यस, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स पर यूनिट मास, है ना, और दिस फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और फोर्स यूनिट वर्क डन, फोर्स पर यूनिट मास का जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका जो वर्क डन है, तो ऊपर डेफिनेशन देखो ना क्या लिखी थी मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एट एनी पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए मास और सिस्टम ऑफ मास इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो जो वर्क डन आया उसका नेगेटिव कर दो, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन by gravitational force per unit mass, the work done by gravitational force per unit mass is gm by r, that means gravitational potential gp, इसको मैं v सिंबल यूज करूंगा, v at any point p is equal to negative of the gm by r। ये पॉइंट मास की वजह से आया है, ये पॉइंट मास की वजह से आया, माइनस gm by r is the gravitational potential। सिस्टम ऑफ मासेस होता तो, सिस्टम ऑफ मासेस होता तो सपोज यहाँ मास m1 है, यहाँ m2 है, तो हम बार बार इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पॉइंट मासेस के लिए तो एटलीस्ट बॉडीज के लिए हम देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा, पॉइंट मास ये भी है, पॉइंट मास ये भी है, पॉइंट मास ये भी है, और इसका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए, सेंट्रॉइड पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो ये ए साइड है, तो ये पता नहीं कितना है तुम्हें, ये कितना है ये बता सकते हो, दिस साइड इज ये √3/2 होती है ना, ये a √3/2 a √3/2 तो होल साइड होती है इसका 2/3, तो a/√3, दिस साइड इज, सपोज ये r है तो r, ये भी r होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी r होगा, तो ये r जो आएगा तुम सिंपल ज्योमेट्री से कर सकते हो कैलकुलेट, दिस इज a/√3, दिस r इज a/√3। तो m1 का पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास इज -gm1/r, तो -gm1 m1 का पोटेंशियल एट पॉइंट C इज डिस्टेंस दैट इज a/√3 प्लस, अब m2 का पोटेंशियल यहाँ लिख दो -gm2 बाय a/√3 प्लस m3 का पोटेंशियल यहाँ लिख दो -gm3 बाय a/√3 a/√3 तो तुम इसको देखोगे तो VC और √3 ऊपर आ जाएगा तीनों टर्म्स में, और G भी कॉमन है, G√3 बाय A और नेगेटिव साइन, ये सब कॉमन है, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तुम्हारा आंसर है, पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो ये पॉइंट मासेस का पोटेंशियल लिखने का तरीका है, और फंडामेंटली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही है। और आते हैं हम लोग रिंग, फिर हमने रिंग किया था, मैं रिंग के लिए लिखूं क्या, अब तुम शायद समझ गए क्या करना है हम लोगों को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। तो ये रिंग थी, मैं मतलब मेरे को ना मैथमेटिकल है सब कुछ,
तो मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, तुम समझ रहे हो पॉइंट पी है एट ए डिस्टेंस एक्स, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है। तो क्या है ये रेडियस आर, रेडियस आर, और इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो कितना है, ए ले लेते हैं, ए, दिस इज ए। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, दिस ड्यू टू दिस रिंग द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज, बता सकते हो कितना है अगर इसका मास है मैं तो minus gm upon root तो a square r square. gravitational field at any gravitational field intensity due to a ring is minus gm x डिस्टेंस पर। अब इंफिनिटी से आएंगे तो किसी पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, तो क्या होगा यहाँ पर gmx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, ये इंटेंसिटी है। और इंटेंसिटी को अगर यूनिट मास से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा ना। तो मैं लिखता हूं उसको कि वर्क डन जो होगा वो होगा E डॉट dx, ये सही है, ये वर्क डन लिख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इटसेल्फ इज ए फोर्स, सही है। यस सर। क्या लिखा हुआ E डॉट dx मतलब क्या हुआ, दिस इज द वर्क डन, वर्क डन। और इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करता हूं मैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, सही है। यस सर। अगर ये इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर है तो इसका ये वर्क डन आ गया, इसका नेगेटिव करेंगे, ठीक है ये, और ये तुम्हारा बीपी है, ये वर्क डन पूरा लिख दिया, उसका नेगेटिव कर दिया, इंटेंसिटी आ गई। मतलब तुम ऐसे करो ना कि इसको जो है ये फॉर्मूला पोटेंशियल का तुम ऐसे याद करो, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ई डॉट dx और dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट r या a, ये फॉर्मूला है, इसको तुम याद रखो। अब चाहे कुछ भी होता रहे मैं इसी को यूज करता रहूंगा, मैंने ऊपर भी यही किया था। ई को 1 से मल्टीप्लाई, ई और एफ सेम है। फॉर पोटेंशियल वी नीड द फोर्स पर यूनिट मास एंड इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फॉर इंटेंसिटी इटसेल्फ इज द फोर्स, तो ये फोर्स ही लिखा हुआ है एक तरह से। एफ डॉट dx इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा, उसका नेगेटिव करेंगे, पोटेंशियल आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देखें, ई तुमने लिखा है, ई तुमने लिख दिया है, ई तुमने लिखा है, तो माइनस ई की वैल्यू देखें, ई की वैल्यू कितनी है, तुमने लिखा gmx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है ना। और dx, एंगल देखो, एंगल कितने, एंगल अब की रिंग की वजह से जो पोटेंशियल आया था, फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो सेंटर की तरफ थी, और वेक्टर तुम देखोगे पोजीशन वेक्टर वो इधर आएगा, एंगल कितना हो गया, एंगल 180, तो cos 180 लिख दो, cos 180, I have E dot dx is E dx cos 180 डिग्री फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ए पॉइंट पर पोटेंशियल ची पॉइंट पी जहां पर जिसका डिस्टेंस ए है, तो gm बाहर आ गया, इंटीग्रेशन cos 180 इज -1, ऑलरेडी एक माइनस तो बाहर प्लस हो गया, x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम लोग, इसका इंटीग्रेशन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो वैसे इसको टी मान के मैं लास्ट टाइम बताया था, तब भी हमने सोल्व तो किया ही था, पर मैं क्या कहता हूँ कि ऐसे इंटीग्रेशन में देखो नीचे आर एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर वेरिएबल है तुम्हारा, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा बताओगे, 2x dx ऐसे बोलते हैं उसको, 2x dx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x dx। और ये जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन पढ़ाया था उस टाइम ही बताया था कि अगर फंक्शन का एक पार्ट दूसरे का डिफरेंशिएशन हो, दिखाई दे रहा है क्या, फंक्शन का एक पार्ट है ऊपर 2x dx, 2x dx itself is a differentiation of the denominator, that is r square plus x square, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं पूरे फंक्शन को, इस पूरी टर्म को छोड़ दो, जो डिफरेंशिएशन पार्ट है उसको छोड़ दो, बस इसको याद रखो। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
तो डिनोमिनेटर क्या है? क्या है डिनोमिनेटर? plus x आर square. स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पूरे का पूरा नंबर मान लो एक ही, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे रखना है? पावर कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की? 3/2. -3/2। तो पावर इज -3/2 और -3 पावर पाई 2 में एक ऐड कर दी, इसका इंटीग्रेशन कर दो, मतलब नीचे वाले नंबर का इंटीग्रेशन कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ गया। इस पूरे का डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है। अगर फंक्शन का एक पार्ट दूसरे का डिफरेंशिएशन हो तो उस पूरे के पूरे पार्ट को इग्नोर कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर देखो कितनी उसमें, उसको सिर्फ एक नंबर मान करके इंटीग्रेट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा और तुम्हें आ जाना चाहिए, पहले भी यूज कर चुका हूं मैं। लास्ट टाइम में टी वगैरह पुट किया था, टाइम ज्यादा लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अब ये देखो, ये ना पता है ऐसे भी था, देखोगे ना तुम लोग, ये 2 नहीं था, ये देखो 2 नहीं था यहाँ पर, ये नहीं था, नीचे था आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर था एक्स डी एक्स, और मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, पर वहां 2x तो है ही नहीं, तो मैंने कंप्लीट करने के लिए इसको 2 लगाया यहाँ पर, इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 लगाया यहाँ x तो लिखा हुआ था ना, मैंने यहाँ 2 लगाया ताकि ये 2x हो जाए, ताकि ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए, और बाहर 2 लगा दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े हमारी कैलकुलेशन में। तो 2x dx उसको मैंने बनाया और फिर मैंने देखा कि अब तो ये उसका डिफरेंशिएशन बन जाता है, तो उसको सीधा लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, उसमें एक ऐड करो, उसे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा पोटेंशियल है। तो -3/2 + 1 करोगे तो -1/2 आएगा, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, बाहर आ गया, और -1/2 में से 2 ऊपर चला गया, 2gm/2, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट इज -gm/आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 पावर 1/2। ये पोटेंशियल आ गया, समझ में आया क्या? Yes, sir. डिस्क का एक्सप्रेशन देखो क्या था, डिस्क का एक्सप्रेशन क्या आया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क, ये डिस्क है ना, ये डिस्क है भाई, ये पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस A, सपोज यही है, तो हाँ वही करेंगे, V एट पॉइंट P तुम्हें चाहिए, तो कहते हैं कि E डॉट dx इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफिनिटी से कहाँ तक लाओगे, पॉइंट P तक, पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, A है, पर यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पुट करनी है ना, तो यूज करनी है, वो तुम्हें कौन सा यूज करना है, वो डिस्क एक्सप्रेशन यूज करना है। डिस्क एक्सप्रेशन बताओ क्या था, डिस्क एक्सप्रेशन क्या था, डिस्क का एक्सप्रेशन, ये डिस्क है, ये पॉइंट है, तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, डिस्क का एलिमेंट रहेंगे रिंग, ये रिंग है, ये रिंग है भाई, इसका मास होगा dm, इस रिंग का पोटेंशियल, और रिंग का रेडियस जो है वो रेडियस ले लेते हैं, ये y रेडियस है, ये y है, और डिस्क का रेडियस जो है ये डिस्क का रेडियस r है, तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते हैं dv, कितना होगा dv, -g dm, भाई ये डिस्टेंस आया था वो आर स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख रहे हो, -gm/आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है रिंग का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब डिस्टेंस और रेडियस का स्क्वायर का रूट, तो इस रिंग की वजह से एलिमेंट्री रिंग लिए है ना, इस एलिमेंट्री रिंग के लिए जी dm बाई क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, √y² + a² r²। और dm की वैल्यू पुट कर दो, dm की वैल्यू, सारा मास कहां पर है, एरिया में, तो टोटल मास जो है m/πr² हो गया, इनटू एलिमेंट का एरिया हो गया 2πy dy, ये चीज तो पता है ना, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, dm कैलकुलेट कर लोगे ना, Yes, sir. dm इज m/πr², 2πy dy, पाई से पाई कैंसिल हो गया, dv कितना आ गया, देखो dv, सर हाँ जी, सर ये रिंग की रेडियस तो y है, लेकिन ये r² तो डिस्क की रेडियस है ना, हमें तो वो डिस्टेंस लेना है। नहीं इतना कैलकुलेशन मत कराओ ना मुझसे, तुम कैलकुलेट करके बताओ dm कितना आएगा,
तब पता लगेगा गलती क्या है। तो मेरे एक्सप्रेशन में गलती ढूंढ रहे हो तुम, खुद कैलकुलेट करो ना, फिर बताओ सर ये ऐसे आएगा, फिर देखेंगे कहाँ गलती है। सर टाइम तो ठीक है, वो मुझे डिस्टेंस में कंफ्यूजन है नीचे। नहीं तो अपना बताओ ना क्या कंफ्यूजन है, अपना डिस्टेंस बताओ। ये डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है? आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना है? ए है, ये डिस्टेंस ना, यस सर। ये ए आएगा ना, ए डिस्टेंस तो ए आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यस। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, m बाय आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया -2gm बाय आर स्क्वायर y dy a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इंटीग्रेशन। और 2 भी बाहर नहीं लिखना चाहिए, मेरे को 2 की जरूरत पड़ेगी, अंदर ही लिख देता हूँ उसको, 2 की जरूरत पड़ने वाली है, तुम्हें पता है ना क्यों? ठीक है, Yes, sir. वेरिएबल कौन है? Y. y की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? 0 to R. 0 to r। ये 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 2gm बाय आर स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करो, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह r आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल पावर 1/2, तो 2gm बाय आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रूट माइनस, कितना हो गया? 1/a, अगर तुम उसको कैलकुलेट करोगे 1/a स्क्वायर होल रूट a हो गया। तो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। ये है यूजिंग पोटेंशियल मेथड। ये दो केस है ऐसे, एक डिस्क का ई डॉट डी आर नहीं कर सकते तुम लोग, डिस्क के लिए ये नहीं कर पाओगे, लाइन के लिए ई डॉट डी आर नहीं कर पाओगे। Excuse me, sir. हाँ जी, ये 1 बाय 1 upon डिनोमिनेटर में क्यों किया? क्या? ये R square plus A square और ऊपर रहेगा, ऊपर 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 वो माइनस पावर लगेगा। हाँ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 माइनस ए, ये है। अब देखो, लाइन के केस में और डिस्क के केस में ही लगेगा, बाकी सब जगह लगेगा। मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, अब देखो होमवर्क क्या है, बिल्कुल सेम करना है तुम्हें, सेम करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर, प्रैक्टिस करके आना तो मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा। होलोस्फीयर, ये होलोस्फीयर है, रेडियस आर, मास एम, पॉइंट पी यहाँ पर है, पॉइंट पी आउटसाइड है, पॉइंट पी यहाँ पर है और पॉइंट पी यहाँ पर भी है। मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस as well as for solid sphere, solid sphere only, the solid sphere एंड होलो स्फीयर, दोनों के लिए इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, आउटसाइड कितना होगा, सरफेस पर कितना होगा। तुम्हारे कहते तो मैं एक तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें बिल्कुल फर्स्ट टाइम डायरेक्शन ना मिले कि कैसे करें सर, आपने तो बताया नहीं था ऐसा कोई तरीका। तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ और तुम बता दो उसके लिए कौन सा करना है। सॉलिड, होलो, इनसाइड, आउटसाइड। वैसे इनसाइड कर लेते हैं, इनसाइड, होलो या सॉलिड ये बता दो बस। ड्यू टू होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर बताओ। होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर? solid sphere.
देखिए ये स्फीयर है, पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, पॉइंट ये आर डिस्टेंस पर। तो हमें पता है कि v इक्वल्स टू ई डॉट डी आर होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट आर। अच्छा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का ना एक्सप्रेशन अलग अलग है। आउटसाइड इंफिनिटी से लेके और यहाँ तक जो रहेगा वो क्या रहेगा, आउटसाइड सरफेस तक आउटसाइड का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और सरफेस से अंदर जाएंगे तो एक अलग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन था। तो वीपी इज, तो मैं लिखता हूँ उसको ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो ये तो हो गया आउटसाइड के लिए, प्लस और एक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह अलग अलग है, ई डॉट डी आर माइनस साइन के साथ है हमेशा, ये इनसाइड के लिए। आउटसाइड कहां से कहां तक है, आउटसाइड मतलब इंफिनिटी से सरफेस एक इंटीग्रेशन होगा, और सरफेस से आर। क्लियर है? दो क्यों लगाए मैंने, क्योंकि यहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन अलग आता है और यहाँ का अलग आता है। याद है कुछ? यस सर। लास्ट टाइम ने किए भी थे। चलो तो Vp इज ई डॉट डी आर। ई कौन सा यूज करेंगे, आउटसाइड का, फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस, सरफेस मतलब रेडियस आर के इक्वल, माइनस साइन, माइनस बाहर यहाँ पर है ही ऑलरेडी। ई कौन सा, इनसाइड का, सरफेस से लेके उस पॉइंट आर तक, ई डॉट डी आर। इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो आउटसाइड है। दोनों ही केस में एंगल 180 डिग्री यूज करने वाला हूं मैं। क्लियर है ना ये चीज? दोनों ही केस में एंगल 180 डिग्री इंफिनिटी से आर तक। एक्सप्रेशन फॉर आउटसाइड इज जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये आउटसाइड का एक्सप्रेशन था एट ए डिस्टेंस आर। कॉस 180 माइनस इनसाइड का एक्सप्रेशन तुम्हें याद है कुछ, जी एट ए डिस्टेंस एनी डिस्टेंस आर, तो जी एम बाय जी एम इंटू स्मॉल आर बाय आर क्यूब, ये था तुम्हारा इनसाइड का एक्सप्रेशन। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला ये था, आउटसाइड के लिए ये था। आर इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट आउटसाइड, हियर आर इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। एक्सप्रेशन अलग अलग है दोनों का। डी आर cos 180, cos 180 here is -1, here it is also -1, minus gm। तो cos 180 -1 और -1 बाहर पॉजिटिव हो गए, हटा देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस माइनस gm बाय आर क्यूब, बाहर आ गया आर डी आर। तो बाहर cos 180 यहाँ भी है, तो ये प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया आर डी आर फ्रॉम सरफेस टू दैट पॉइंट आर। यहाँ पर तुम जाना चाहते हो, उसको तुम ए भी ले सकते हो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है आर सारे आर आर हो गए, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस ए ले सकते हैं हम लोग। ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर मैं ए ले लूं तो ये हो गया इंफिनिटी से आर और आर से ए, फिर सरफेस से अंदर तक ए तक, सरफेस से ए ये यूज कर सकते हैं, सरफेस से उस पॉइंट ए तक। तो 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओगे कितना आएगा, -1 बाय आर फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर प्लस जीएम बाय आर क्यूब फ्रॉम इसका हो गया आर डी आर का आर स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम आर टू ए। जीएम माइनस बाहर ले आते हैं इसका, 1 बाय आर -1 बाय इंफिनिटी प्लस जीएम बाय आर क्यूब, 2 बाहर ले आते हैं, अपर लिमिट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। माइनस जीएम कॉमन ले लेता हूं मैं, 2 आर जीएम कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 1 बाय आर, ये जब 0, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस जीएम बाय 2 आर क्यूब
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस GM बाय 2r क्यूब कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच गया 2r क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ गया 3r स्क्वायर, सॉरी 2r स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म इज 2r स्क्वायर, ये माइनस भी बाहर चला गया, प्लस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सही लिखा हुआ है ये। माइनस GM बाय r क्यूब कॉमन लोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। सही है। सर माइनस GM बाय 2r क्यूब 3r square minus a square. A is the distance of point inside the sphere. This is the point P where potential is this one minus GM by 2r cube. For surface लिखते हैं पहले। For surface क्या करोगे? For surface value of A will be equal to R. तो V at surface इनकी प्रैक्टिस करना, सारे डेरिवेशन करके देख लेना। माइनस GM by 2r cube into 3r square minus r square, that is 2 से 2 cancel, minus GM by r. And V at center, for center, V at center, that means A will become 0. So V at center will be equal to minus GM by 2r cube 3r square minus 0 square, that is minus 3 by 2 GM by r. 3 by 2 minus GM by r. और इसको ये तो माइनस GM by r तो सरफेस है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज 3 by 2 times. तो V at center is minus 3 by plus 3 by 2 times of V at surface. तो अब तुम्हें बाकी सारे करने हैं, होलोस्फीयर खुद से करना है। ये सबसे टिपिकल यही था जो तुमने पूछा है। जितने भी बनते हैं सरफेस के मैंने निकाल ही दिए यहाँ पर। होलोस्फीयर तुम सॉल्व कर लेना, और जब तुम आउटसाइड कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, आउटसाइड के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी से कहां तक आओगे, इन्फिनिटी से कहां तक आओगे आउटसाइड के लिए, अंदर तो जाना ही नहीं है। मतलब ये एक्सप्रेशन हटा दोगे तुम लोग, ये एक्सप्रेशन हट जाएगा पूरा का पूरा। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, ये नीचे जो आ रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये राइट, जो प्लस तो साइन है, ये सेकंड टर्म हट जाएगी, ये सेकंड टर्म हट जाएगी, ये पूरी टर्म हट जाएगी। सिर्फ ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर, मतलब ये तुम्हारा आंसर आएगा बाहर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सारे केस, एक के अंदर सारे केस थे। आउटसाइड भी इसी में सेकंड टर्म हट जाएगी आउटसाइड के लिए, और क्या होना है। ठीक है ना। क्लास और करते हैं, दूसरी क्लासेस भी है, तुम्हारी भी है, मेरी भी है। मैं इसकी फाइल शेयर कर रहा हूँ, सारे डेरिवेशन करके देख लेना, उसके बाद क्वेश्चंस करना, थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, मीटिंग लीव कर दो, दूसरी क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर। ओके।